यानी कि जिंदा रहा तब तक भी राजा, राजा की जिंदगी जी, और मरने के बाद क्या मिला? स्वर्ग मिल गया। बच्चा मेहनत करने से नहीं डरता है, लेकिन उसकी स्टडी जब तक सिस्टमैटिक नहीं होती है, स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। बोलते हैं यार इसने बहू ने तो उल्टा पैर आगे रख दिया, ये तो शुरुआत ही बुरी हो गई, शुरुआत ही अच्छी नहीं है। कई वो लोग इसको हाइपोक्राइट प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत है। आग के बिना धुआं नहीं उठता, यानी कि कुछ ना कुछ जो भी रूमर्स होती है उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। कैसे कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत फ्लैक्सिबल होती है, तो वो जितना फ्लैक्सिबली अपनी बॉडी को, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी कैसे पता चलेगी? जब आप उसको बैंड कर सकेंगे। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट अच्छा वर्ड है, इसको तो वर्ड्सों बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे? जैसे माँ की गोदी अभी भी हमें बहुत अच्छी लगती है। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर सकता है? क्या एडजेक्टिव वर्ड को मॉडिफाई कर सकता है? स्टोइक का ओरिजिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिजर्ट नाउन, सैंडी एरिया जो रेगिस्तान है, नाउन में होता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेजर्ट, और जब ये वर्ब बनता है वर्ब तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिजर्ट। बोथ नितिन एज वेल एज उदय। तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत कंस्ट्रक्शन है। ये है कॉन्फिडेंट, और एक इसका कंफ्यूज वर्ड बनता है कॉन्फिडेंट। साइट, CIT, ये तीनों होमोफोन है, लेकिन क्या ये टाइटल है? क्या टाइटल होता क्या है? रूट वर्ड की ब्यूटी, रूट वर्ड की पावर क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम CPO 2023 जो पेपर हुआ था 3 अक्टूबर को, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट है, पहला पेपर है, वो बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर पेपर की एनालिटिक्स भी देखेंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, और ये बहुत सिस्टमैटिक भी है। आपको जितने भी पेपर्स मैं कराऊंगी उन सभी पेपर्स में यही सीक्वेंस रहेगी। जैसे फर्स्ट सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो सारे पेपर में वही होगा। तो पर्टिकुलर अगर किसी बच्चे को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे उसको पैसेजेस देखने हैं, तो पैसेजेस की जो सीक्वेंस है वो 46 से 50 रहेगी। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये PDF भी आपको मिलेगी, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगी मैं, ताकि जो आपकी स्टडी है, ठीक है, बच्चा मेहनत करने से नहीं डरता है, लेकिन उसकी स्टडी जब तक सिस्टमैटिक नहीं होती है, स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो हमें बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे यहाँ पर 50 में से 32 क्वेश्चन, कितने? 32, यानी 64% आपका वेटेज जो है इस एग्जाम में वो किसका रहा? वोकैबुलरी का, है ना। 3 सेक्शंस होते हैं इंग्लिश में, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो 100, जैसे हम देखें 50 में से 32, यानी 64% पार्ट वोकैबुलरी का था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, होमोनिम्स के क्वेश्चन CPO में नहीं आए, अभी CGL CHSL में आ रहे हैं, बट अभी इसमें CPO में नहीं थे। ठीक है, स्पॉटिंग एरर के 4 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3, फिलिंग द ब्लैंक का 1 क्वेश्चन आया है, और वो भी फ्रेजेस का क्वेश्चन है। ठीक है, एरर का नहीं है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी वोकैब का ही पार्ट हो गया है ना। तो आप इससे आपको समझ में आ रहा है कि अभी एग्जाम्स में वोकैब का वेटेज लगातार बढ़ रहा है ना। वोकैब का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, तो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंशन का भी वेटेज बढ़ रहा है, और कॉम्प्रिहेंशन का बेस क्या है? वोकैबुलरी है। अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा कर पाओगे, है ना। तो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ में ग्रामर को भी लेकर चलना है। ठीक है, अब देखो जम्बल्ड नहीं आया है इसमें, और क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट पूछा था और एक पैसेज पूछा था। क्लियर है बच्चे? तो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो सीक्वेंस रहेगी वो सभी सेट्स में इसी तरह से रहेगी। जो टेबल मैंने बनाई है वो मैं CGL कराऊँ, CHSL कराऊँ, सब में इसी तरह से मिलेगी, ताकि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, है ना। अब देखो, मिस्टर स्कारलेट वॉज
indifferent to pain and pleasure, she never complained. indifferent to pain and pleasure के लिए क्या वर्ड आता है? ठीक है, तो देखो हिपोक्रेट। हिपोक्रेट वर्ड का मतलब होता है एक इंसान, अ पर्सन जो प्रिटेंड करता है कुछ मोरल वैल्यूज़ को, मोरल स्टैंडर्ड्स को, जो एक्चुअल में वो नहीं है। ठीक है, तो वन हु प्रिटेंड्स, जो प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है, पाखंड करता है, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। क्लियर? इसमें अगर रूट देखेंगे तो हाइपो, हाइपो किसके लिए आता है? अंडर के लिए। जिस तरह हाइपर अबव के लिए आता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, आपने सुना होगा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाना, हाइपो। हाइपो किसके लिए आता है? अंडर के लिए, बिलो के लिए। क्राइसिस यहाँ पर बना है जज या डिसाइड से, डिसाइड या जज रूट है ये। ठीक है, यानी कि आप उसको अभी जैसे वो प्रिटेंड कर रहा है उसको वैसा देख के जज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो मॉरल स्टैंडर्ड्स दिखा रहा है, मॉरल वैल्यूज़ को, मॉरली जो उसका बिहेवियर बहुत ही मॉरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, लेकिन वो वैसा नहीं है, वो उससे नीचा है। वो क्या होता है? हिपोक्रेट। कई वो लोग इसको हाइपोक्राइट प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत है, ये है हिपोक्रेट। क्लियर? नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल वर्ड का मतलब होता है वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, जिसके पास में बहुत सारे टैलेंट हो, बहुत सारी स्किल हो, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। ठीक है, इसमें अगर आप रूट देखोगे तो यहाँ पर रूट वर्ड है वर्स। वर्स का मतलब होता है टू टर्न। वर्स का मतलब क्या है? टू टर्न, यानी जो अपने आप को बहुत सारी दिशाओं में टर्न कर सके, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हो। जैसे कोई इंसान एक्टर है तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकता हो, जैसे कि वो सिंगिंग भी अच्छी कर सकता हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हो, उसके लिए आता है वर्सेटाइल। ठीक है, तो वर्स या वर्ड का मतलब क्या हो गया? टू टर्न। जैसे आपने सुना है इंट्रोवर्ट, जो अपने आप में रहता है, इंट्रो मतलब इनसाइड, जिसने अपने आप को अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर दूसरों लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता है, वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। डाइवर्ट मतलब अलग डायरेक्शन में बंट जाना। ठीक है, तो वर्ड्स और वर्ड किसके लिए आते हैं? टू टर्न के लिए। ठीक है, इवन जो बुक होती है, जैसे बुक है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये बुक है और इस बुक में हमने पेज को टर्न किया, जैसे पेज को टर्न किया, तो ये जो पेज को टर्न करने पे ये जो पेज आ रहा है लेफ्ट साइड वाला, ये कैसे आया? जब हमने क्या किया? पेज को टर्न किया। इसको बोलते हैं वर्सो। क्या बोलते हैं? वर्सो। कमेंट में बताना है इस पेज को क्या बोलेंगे। इसको तो वर्सो बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट वर्ड देखो, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है नॉट प्रोफेशनल, जो किसी काम को एज ए प्रोफेशन नहीं करता है, वो उस काम को प्यार करता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो काम वो करता है, उसको बोलते हैं एमेच्योर। ठीक है, एम या ईएम, एम या ईएम का मतलब क्या होता है? टू लव, वन हु लव टू डू समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कोई इंसान है, उसका प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन जब उसको टाइम मिलता है तो वो किसी क्लब में जाकर गिटार बजाता है। तो गिटार बजाना उसका प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, उसको वो अच्छा लगता है इसलिए वो करता है। तो शौकिया जो होता है उसको बोलते हैं एमेच्योर। क्लियर? नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है स्टोइक। तो इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन होता है स्टोइक। स्टोइक का ओरिजिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये वर्ड आपकी अवतार में 8231 एंट्री पे दिया हुआ है और ये वर्ड अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। जैसे देखो, जीडी में ये आया हुआ है, CUET जो होता है ना यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट होता है, यूजी में भी 2022 में आया हुआ है। ठीक है, CGL में आया हुआ है, CHSL में आया हुआ है, स्पेलिंग में भी आया हुआ है, मेंस में इसका सिनोनिम आया हुआ है, CDS में इसका एंटोनिम आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ठीक है, क्या है कि जब कोई इंसान सुख या दुख से प्रभावित नहीं हो,
वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब सुख में बहुत खुश नहीं हो और दुख में दुखी नहीं हो, उसके लिए क्या आता है? स्टोइक। क्या वर्ड आता है? स्टोइक। तो समवन हु डज नॉट कंप्लेन और शो देयर इमोशन अनअफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पूछी है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टोइक। न्यूट्रल होता है, अपैथेटिक होता है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा जो सेंसिटिव है, ठीक है, जिसके अंदर फीलिंग है, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब इसका ओरिजिन कैसे है? स्टोआ का मतलब होता है पोर्च। पोर्च कौन सा पार्ट होता है? जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो जो बरामदे वाला पार्ट है, घर की जो मेन बिल्डिंग है उससे पहले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोर्च। ठीक है, इसका ओरिजिन मैंने अवतार में इस तरह से वर्ड्स के ओरिजिन भी लिख कर दिए हैं। ओरिजिन, मिथोलॉजी, कंफ्यूज वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें अवतार में इस तरह से मैंने दिया है। ठीक है, तो ज़ीनो ने क्या की थी? एथेंस की यात्रा की थी। ठीक है, एथेंस की यात्रा जब ज़ीनो ने की थी तो बहुत सारे फिलोसोफर के साथ उसने स्टडी की। उसमें से 2 फिलोसोफर जो थे वो सिनिक्स थे, मतलब निंदक थे। देन उसने एक जो हॉल था, ठीक है, जिसका नाम था स्टोआ पोइकिले, ठीक है, वहाँ पर बैठकर क्या किया? एक फिलोसॉफी पढ़ाना स्टार्ट किया और उस फिलोसॉफी का नाम भी क्या दिया? स्टोइसिज्म। जहाँ पर उसने सेल्फ कंट्रोल, फॉर्टिट्यूड, ये सारी चीज़ें उसने पढ़ाई, जस्टिस, ये सारी चीज़ें उसने पढ़ाई और ये बोला कि जो पैशन है, जो वो सभी चीज़ें का बुराई का कारण है। ठीक है, तो उसके बाद में उसने, जब हमने इंग्लिश स्पीकर ने क्या किया कि स्टोइक वर्ड को ऐसे इंसान के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि जो बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता है, जो बहुत पैशन नहीं रखता है किसी चीज़ के लिए, जो क्या होता है? इनडिफरेंट होता है, मतलब जो अपनी मनोस्थिति को दोनों स्थिति में बराबर रख लेता है, उसके लिए क्या वर्ड आने लगा? स्टोइक। है ना इंटरेस्टिंग? तो इस तरह से ये आपको अवतार में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एमेच्योर है, ये सारे वर्ड भी मैं अवतार में अभी पढ़ा रही हूँ रेगुलर। ए की क्लास हमारी आ चुकी है, बी की आने ही वाली है। ठीक है, ये अवतार आपकी है, आपने जहाँ से भी इसको परचेज़ किया है 5 स्टार रेटिंग देनी है, अच्छा सा रिव्यू लिखना है। अगर आप दिल से मानते हैं कि इस बुक को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है तो आपको रेटिंग रिव्यू देना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2। A notice of the death of a person, often with the biographical sketch, as in a newspaper. ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर जो नोटिस ऑफ डेथ, किसी की पर्सन की डेथ हो गई है, वो नोटिस आने के लिए क्या वर्ड आता है? अब देखो, एलिजी। एलिजी किसके लिए आता है? एक सैड, एक पोइम के लिए यूज़ होता है एलिजी, जो जनरली किसी इंसान की डेथ पे गाई जाती थी। तो वहाँ से क्या वर्ड आ गया? एलिजी। एलिगोस से बना है। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा डर्ज। तो शोक कविता जिसको बोलेंगे उसके क्या वर्ड आता है? एलिजी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आप सभी जानते हो, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? विज्ञापन। अभी अभी मैंने आपको वर्ड्स और वर्ड बताया था जिसका मतलब क्या है? टू टर्न, राइट? तो वैसे ही एडवर्टीजमेंट में भी वर्ड क्या है? टू टर्न है। ये कैसे हुआ मैम? ये ऐसे हुआ मेरे बच्चे कि एडवर्टीजमेंट क्यों दिए जाते हैं, क्यों आते हैं एडवर्टीजमेंट? हमारा ध्यान उस जो विज्ञापन है उसकी तरफ टर्न करने के लिए, हमारा ध्यान उस प्रोडक्ट की तरफ टर्न करने के लिए क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर भी वर्ड क्या है? टू टर्न। तो VERS या VERT किसके लिए आता है? टू टर्न के लिए। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, डायवर्ट, वर्सो, बहुत सारे वर्ड्स आपको वर्ड से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन होता है टोटल फॉरगेटफुलनेस। टोटल फॉरगेटफुलनेस के लिए क्या आता है? ऑब्लिवियन। ठीक है, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑबिचुअरी। ठीक है, अ नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ, किसी पर्सन की डेथ का नोटिस जो है, शोक संदेश जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? ऑबिचुअरी। और इसका सिनोनिम भी हो जाता है ऑबिट।
क्लियर है? ऑबिट का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से नोटिस ऑफ डेथ। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, वन वर्ड है, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। रूट वर्ड की ब्यूटी, रूट वर्ड की पावर क्या है, इसको समझो। रूट वर्ड की पावर क्या है कि हमारे पास में उससे रिलेटेड, जैसे हमने ओब्लिवियन किया तो नोटिस ऑफ द डेथ, तो ओबिचुरी हमें मिल गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है ब्यूटीफुल, तो हमें ऐसा वर्ड देखना है जिसका रूट क्या हो, ब्यूटीफुल हो। जैसे अगर रूट से एक बार देखते हैं, ग्राफो का मतलब हैंड राइटिंग होता है, डेमो का मतलब पीपल होता है, ठीक है। लेक्सिको का मतलब वर्ड या रीड होता है, वर्ड या रीडिंग, क्योंकि वर्ड को ही रीड करते हैं हम। और कैली का मतलब ब्यूटीफुल होता है। अगर आपको सिर्फ रूट्स भी पता है, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे, अगर आपको सिर्फ रूट पता है ना, तो भी आप एग्जाम में राइट आंसर कर सकते हो, ठीक है। 1200 रूट वर्ड्स की जो सीरीज है, उसमें जो 10,000 वर्ड्स हैं, उसमें 1200 रूट्स भी अगर आप याद कर लोगे ना, तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे देखो, ब्यूटीफुल है तो राइट आंसर क्या होगा, कैलीग्राफी, ठीक है। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्योंकि ग्राफी का मतलब क्या होता है, टू राइट। ग्राफी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, टू राइट, ठीक है। लॉजी मतलब क्या है, टू स्टडी, तो स्टडी ऑफ द हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा, ग्राफोलॉजी, ठीक है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूस करना, वो क्या हो गया, कैलीग्राफी। डेमोग्राफी, डेमो, डेमी, डेमा किसके लिए आता है, पीपल के लिए। किसके लिए आता है, पीपल के लिए। जैसे डेमोक्रेसी, जनता का शासन, क्रेसी माने टू रूल, डेमो माने पीपल, ठीक है, रूल बाय पीपल, डेमोक्रेसी। डेमागो, भीड़ का लीडर, जनता का लीडर, डेमागो। डेमो मतलब पीपल, ग्राफी मतलब टू राइट या टू रिप्रेजेंट। डेमोग्राफी क्या हुआ, जनसांख्यिकी, यानी स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द साइज, ठीक है, जो डिजीज उसके अकॉर्डिंग जो एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकी का इतने साल ये था, फिर इतना ये बढ़ गया, ये कम हो गया, वो क्या होता है, डेमोग्राफी। यानी लोगों की काउंटिंग करना और फिर उनको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्या हुआ, डेमोग्राफी। क्लियर है? लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वर्ड या रीडिंग होता है, ठीक है। ग्राफी मतलब टू राइट हो गया, ठीक है। तो वर्ड्स जैसे लेक्सिकोग्राफर क्या होते हैं, जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, लेक्सिकोग्राफर। क्लियर? तो जो प्रोसेस है डिक्शनरी को राइट करने की, एडिट करने की, कंपाइल करने का जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला गया, लेक्सिकोग्राफी, और उसको करने वाला क्या हो गया, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। इससे और भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे आप देखो अलेक्सिया, अलेक्सिया क्या होता है, ए मीन्स क्या हो गया, नॉट या विदाउट, लेक्स माने टू रीड या वर्ड, ठीक है। वर्ड ब्लाइंडनेस, जब किसी बीमारी की वजह से, किसी ब्रेन इंजरी की वजह से इंसान पढ़ने की क्षमता खो दे, वर्ड्स को नहीं पढ़ पाए, वो क्या हो गया, अलेक्सिया, ठीक है। फिर बनता है डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया। लेक्सिकन है, तो इन सभी में रूट वर्ड क्या है, लेक्स मतलब वर्ड या टू रीड या रीडिंग। क्लियर? एलेक्सिया अभी मैंने ए वर्ड करवाया, उसमें मैंने ये वर्ड करवाया था वर्ड ब्लाइंडनेस। जब आपको वर्ड समझ नहीं आए, वर्ड पढ़ नहीं पाओ, वो क्या हो जाएगा, अलेक्सिया। क्लियर है? नेक्स्ट, फियर ऑफ वाटर, तो इतना इजी हो जाता है जब आपको रूट पता है। वाटर, तो माइक्रो तो किसके लिए आया, माइक्रोब्स के लिए। बोटनो किसके लिए आता है, प्लांट्स के लिए, बोटनी हम पढ़ते थे। बिब्लियो किसके लिए आता है, बुक्स के लिए।
तो फियर फ्रॉम बुक्स हो जाएगा बिब्लियोफोबिया, फियर फ्रॉम प्लांट्स हो जाएगा बॉटनोफोबिया, फियर फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाएगा माइक्रोफोबिया। तो फियर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो रूट वर्ड से पढ़ना इतना इजी, इतना इंटरेस्टिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये जो क्लास है इसमें मैंने ए लेटर के सारे वर्ड्स अभी करवा दिए हैं। 1200 रूट वर्ड्स हम इसमें करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। The pandemic deeply affected small business owners as they have no means of livelihood left। जो पेंडेमिक थी, पैन मतलब ऑल, डेमी अभी बताया आपको, डैमो, डेमी, डैमा किसके लिए आता है? पीपल। जो बहुत सारे लोगों में फैल गई हो ऐसी बीमारी जो सब में फैल गई है, वो पेंडेमिक हो गई, जैसे कोविड थी। ठीक है, तो वो डीपली अफेक्ट किया उसने छोटे बिजनेस ओनर्स को। एज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, उनको अपने गुजर बसर करने के लिए कुछ भी उनके पास में साधन नहीं बचा। ठीक है, तो वो क्या हो गए? गरीब हो गए। तो गरीब की बात करें तो ये है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है जॉबलेस, ये नहीं होगा। मेसन क्या होते हैं? मिस्त्री, मजदूर होते हैं जो स्टोन्स उठाते हैं, मकान बनाते हैं, मेसन बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वर्कर जो वर्क करता है, काम करता है, उसको वर्कर बोलते हैं, लेबर है, वर्कर है। राइट आंसर होगा पोपर। पोपर का मतलब होता है अ वेरी पुअर पर्सन। अ वेरी पुअर पर्सन क्या हो जाता है? पोपर। जैसे हम बोल सकते हैं डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, बैगर, बम, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन इंगेज इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट। पर्सन जो कि इंगेज है किसमें? ट्रेंड है किसमें? स्पेस फ्लाइट में। अब यहाँ पर भी रूट से बहुत आसान है करना। कैसे? स्पेस के लिए रूट आता है एस्ट्रो। तो आप बोलोगे मैम एस्ट्रो तो 2 में आया है, ठीक है, पर नॉट भी रूट है। नॉट क्या होता है? सेलर। वन हु सेल्स इन स्पेस एस्ट्रोनॉट, वन हु सेल्स इन वाटर एक्वानॉट, है ना। तो नॉट किसके लिए आता है? सेलर के लिए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एट्रोश, यहाँ एस्ट्रोनॉमर की बात करते हैं तो जो स्टडी करता है, स्टडी करने वाला, वन हु स्टडीज द एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान की स्टडी करता है, उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर। ER और OR, ER तथा OR जो सफिक्स होते हैं ये क्या होते हैं? डूअर, किसी चीज को करने वाले, जैसे टीच करना, टीचर। क्लियर? एट्रोशियस, एट्रोक होता है क्रूअल, वेरी बैड, तो बहुत ही बुरा, हॉरिबल, आउटरेजियस, क्रूअल। ठीक है, हॉरिबल, हॉरिड क्या हो जाएगा? एट्रोशियस। नेक्स्ट आया एस्ट्यूट। एस्ट्यूट अच्छा वर्ड है। ये CPO में लास्ट जो मैंने पेपर कराया था 2022 में, उसमें भी फर्स्ट वर्ड एस्ट्यूट मैंने समझाया था। यहाँ फिर से आ गया एस्ट्यूट। एस्ट्यूट होता है एक ऐसा वाइज, सेगेशियस, बुद्धिमान इंसान, पर्सपिकेशियस इंसान के लिए यूज़ होता है, जो हर सिचुएशन को समझ के उसको अपने एडवांटेज के लिए कैसे काम में ले सके, ये चीज़ उसको पता हो कि कोई भी सिचुएशन है उसको मैं अपने फ़ायदे के लिए, मेरे मतलब के लिए किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, श्रूड, इसका सिनोनिम हो जाता है श्रूड। श्रूड हो सकता है, वाइज हो गया, जो इंटेलिजेंट भी है, एड्रॉइट भी है, इंटेलिजेंट भी है, एड्रॉइट भी है। ठीक है, स्किलफुल है पूरी तरह से, एड्रॉइट है। ठीक है, पर्सपिकेशियस है, जिसको पता है सिचुएशन को किस तरह से एडवांटेज उठाया जाए, ये यूज होता है। जैसे एस्ट्यूट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, एस्ट्यूट बिजनेसमैन हो सकता है, एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हो सकता है,
पॉलिटिशियन से आप और अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, एस्ट्यूट ऑब्जर्वर हो सकता है, ये इसके कॉलोकेशंस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। वर्क करना, ऑपरेट करना बहुत जल्दी और इफेक्टिव तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से क्या होगा, ठीक है। इफ्यूजिव तो होता है शोइंग टू मच इमोशंस, जैसे इफ्यूजिव वेलकम हो सकता है, ठीक है। एक्सटेंसिव जो बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है, कवरिंग अ लार्ज एरिया, ये भी नहीं होगा। एक्सीलेंट जो बहुत शानदार है। राइट आंसर होगा एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, एडप्ट जो बहुत स्किल्ड है, स्किलफुल है, प्रोफिशिएंट है, ठीक है, जो जिसको पता है कि चीज़ों को किस तरह सिस्टमैटिकली इफेक्टिवली करना है, जो अपने काम में बहुत ही एफिशिएंट, हम बोलते हैं अपने काम में बहुत एफिशिएंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी भी करता है और वो बहुत एफिशिएंटली करता है, बहुत इफेक्टिवली तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, इडियम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया है कि आपको मीनिंग दिया है और ऑप्शंस में इडियम्स है, ये मीनिंग किस इडियम का होगा ये आपको ऑप्शंस देखकर बताना है, ठीक है। जैसे बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट, नितिन और उदय का दोनों क्या है, सेम इंटरेस्ट के लोग हैं, ठीक है। बोथ की एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, बोथ के साथ में जो कंस्ट्रक्शन बनता है सेंटेंस में, तो जो एरर आती है वो बोथ के साथ में एज वेल एज लिख कर आ जाती है, बोथ नितिन एज वेल एज उदय, तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत कंस्ट्रक्शन है। बोथ के साथ में एंड का ही यूज होगा, एज वेल एज नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब चलो सबसे पहले देखते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर होता है टू फील सिक, बीमार होना, ठीक है, अंडर द वेदर। इसका ओरिजिन है, अंडर द वेदर का ओरिजिन, जो लोग शिप से ट्रैवल करते थे, तो जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता था शिप में, तो जो भी वेदर की वजह से, किसी भी रीजन से जब बीमार पड़ जाता था, उसको नीचे भेज देते थे, लोअर डेक में भेज देते थे, और वो सबसे सेफ एरिया होता था जहाँ पर वेदर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। तो वहीं से इडियम बना अंडर द वेदर, यानी कि जो बहुत सिक है, बीमार है। क्लियर। नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, जिन बर्ड्स के फैदर सेम होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, जैसे ये देखो, हाँ, ठीक है, यानी सेम इंटरेस्ट के लोग एक साथ रहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर, ब्लोइंग जनरली यूज नहीं होता है, नो स्मोक आता है, नो स्मोक विदाउट फायर। ये जैसे हम सुनते हैं कि किसी आग के बिना धुआं नहीं उठता, यानी कि कुछ ना कुछ जो भी रूमर्स होती है उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, पूरी तरह सच नहीं हो तो कुछ सच्चाई तो होती है। नेक्स्ट, डिफरेंट कैटल्स ऑफ फिश, ये तो वैसे ही समझ आ रहा है, जो बिल्कुल डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, लोग हैं, उनके लिए आता है डिफरेंट कैटल्स ऑफ फिश। क्लियर। यहाँ देखो, बर्ड्स ऑफ अ फैदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, ठीक है। पर्सन ऑफ द सेम नेचर, सेम टेस्ट, सेम कैरेक्टर के लिए क्या आता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, ठीक है। आई न्यू यू एंड जॉन वुड गेट अलोंग वेल, ठीक है, गेट अलोंग ये आगे भी आएगा फ्रेजल वर्ब में। इफ यू आर बर्ड्स ऑफ सेम फैदर्स ऑफ आफ्टर ऑल, यानी तुम्हारे मैच, तुम्हारे जो चीज़ें हैं, तुम्हारी जो चीज़ें इंटरेस्ट है वो क्या है, सेम है। गेट अलोन या गेट ऑन का मतलब होता है मैनेज या सर्वाइव करना, ठीक है, तो तुम दोनों इजीली क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ, बैंड ओवर बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स मतलब पूरी तरह से बैक की तरफ हो जाना, इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका आंसर है वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। अब इसका ओरिजिन समझेंगे। ओरिजिन है इसका जिम्नास्टिक एथलीट से,
कैसे कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत फ्लैक्सिबल होती है, तो वो जितना फ्लैक्सिबली अपनी बॉडी को, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पता चलेगी, जब आप उसको बैंड कर सकेंगे, यानी आप अपनी बैक को पूरा पीछे की तरफ बैंड कर पा रहे हो, यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। और ये देखकर ऑडियंस को अच्छा लगेगा, यानी कि आप हर वो एफर्ट कर रहे हो जिससे आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सको। क्या हो जाएगा? बैंड ओवर बैकवर्ड्स। वर्किंग हार्ड, क्योंकि अपनी बॉडी को पीछे बेंड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो किस लिए कर रहे हो? इम्प्रेस करने के लिए। ये देखो, क्लियर? बैंक्स आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द डिपॉजिटर्स, मतलब वो डिपॉजिटर्स को क्या करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए बहुत क्या कर रहे हैं, बैंक्स हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्लियर? ये ऑरिजन है, जैसे मैंने आपको ऑरिजन बताया जिम्नास्टिक्स का, जैसे बताया अंडर द वेदर में ऑरिजन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या होते हैं कि ये ईडियम कब और किस सिचुएशन में बना। ठीक है, अगर वो चीज़, वो कहानी हमें पता होती है तो हमें ईडियम्स बहुत इजीली याद हो जाते हैं। तो मैंने जो ये क्लास है ईडियम आओ पढ़े ऑरिजन से, इसमें इसी तरह से ईडियम्स को पढ़ाया है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना और बहुत मज़ा आएगा आपको इस क्लास में, ये मेरी गारंटी है। इतनी कहानियाँ सुनाई हैं मैंने, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट। देखो, गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट क्या होता है कि हमारे बहुत सारी मान्यता होती हैं, कुछ पहले चली रही, कुछ अब हो गई। तो ऐसे मानते हैं जैसे कि सूरज जो है वो लेफ़्ट साइड में सेट होता है और राइट में, जैसे लेफ़्ट और राइट में क्या होता है? उदय होता है, लेफ़्ट में क्या होता है? अस्त होता है। तो ऐसे मानते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है वो क्या लेकर आता है? बैड लक लेके आता है, इसलिए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो गया। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, या लेफ्ट साइड से नहीं उठना चाहिए, राइट से उठना चाहिए। क्लियर? ऐसी बहुत सारे धारणा बनी हुई है। तो वैसे ही कि कई मतलब लोग घर में जब एंटर करते हैं, या बहू घर में पहली बार एंटर कर रही है, या आप किसी शुभ काम के लिए एंटर कर रहे हो, तो क्या होगा? ठीक है, राइट पैर बोलते हैं लोग कि आपको पहले दायां पैर आगे रखना चाहिए, फिर बायां पैर रखना चाहिए, वो शुभ होता है। लेकिन अगर आपने पहले लेफ्ट आगे रख दिया है, यानी कि वो अच्छा नहीं है। क्लियर? जैसे यहाँ देखो, क्लियर? तो किसी रिलेशनशिप की, किसी चीज़ की शुरुआत ही क्या हो जाएगी? अगर आप रोंग फुट रखोगे तो उसकी शुरुआत ही क्या हो जाएगी? बुरी हो जाएगी। यानी रोंग फुट रख दिया यानी क्या हो गई? शुरुआत बुरी हो गई। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद एन इंजरी नहीं होगा। टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, किसी चीज़ की शुरुआत ही क्या हो जाए? बैड। यानी जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार इसने, बहू ने तो उल्टा पैर आगे रख दिया, ये तो शुरुआत ही बुरी हो गई, शुरुआत ही अच्छी नहीं है। तो वहीं से ये इडियम बन गया है क्या? गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट। नेक्स्ट, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। अब आप बोलोगे मैम वर्ड तो एक ही होता है। हाँ बच्चे, वर्ड तो एक ही होता है, लेकिन कुछ यहाँ और कुछ मरने के बाद, यानी कि जिंदा रहा तब तक भी राजा की ज़िंदगी जी, और मरने के बाद क्या मिला? स्वर्ग मिल गया। यानी कि कैसी सिचुएशन बन गई? कैसी? बहुत ही आइडियल सिचुएशन, दोनों हाथों में लड्डू हो गए, यानी कि बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन बन गई। क्या आ गया? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, आइडियल सिचुएशन। ऐसी आइडियल सिचुएशन जिसमें दोनों तरह से फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। यानी जीते जी भी राजा बन के जिया और मरने के बाद भी स्वर्ग मिल गया। क्या हो गया? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, यानी दोनों हाथों में लड्डू होना। ठीक है, कॉलेज में गया तो कॉलेज की क्या बता रहा है? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, सीखने को, पढ़ने का भी, और साथ में क्या हुई? सोशल लाइफ भी क्या हुई? थ्राइव हुई, सोशल लाइफ भी बढ़ गई। क्लियर? नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल टू क्वालिफाई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब तो देखो लाइट वाइट सब हो गई, पर पहले लाइट की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। कैंडल्स या जो दिया होता था उसमें तेल डाल के तेल, फिर वो दिया जलता था, फिर हम उसमें पढ़ते थे। ठीक है, हमारे टाइम भी लाइट से लेकर उससे पहले की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बना? पुट द थिंग्स ऑन फायर नहीं। Want to be at a place
फुल ऑफ लाइट नहीं आएगा। स्लीप वेल, बिल्कुल लाइट जला के सोने की बात नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? वर्क अंटिल लेट एट नाइट, क्योंकि रात होती है, अंधेरा होता है, तभी रोशनी की जरूरत होती है। जब लाइट नहीं होती है तो दिए की रोशनी में पढ़ना, आधी रात तक पढ़ना, बहुत मेहनत करना, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्लियर। देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना क्या होता है? बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। आई हैव अ बिग टुमारो सो आई विल बी बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टुनाइट, मतलब आज अब हम ऑयल नहीं जला रहे हैं, आज हम ऑयल को बर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इडियोमेटिक फ्रेज जब बना तो उसी तरीके से बन गया, ठीक है। तो वैसे ही हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए कल बहुत बड़ा दिन है, अब उसको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, तो वो क्या कर रहा है? आज लेट तक जाकर उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है, मोर पीपल इन टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन नाउ देन 30 years अगो। इडियम है ऑन द ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन का ओरिजिन इस तरह से है, ब्रेड लेने के लिए जब हम लाइन में लगे हो, ठीक है। तो ब्रेड लेने के लिए लाइन में कोई बहुत ही अफ्लुएंट वेल्दी इंसान तो लाइन में नहीं लगेगा ना। लाइन में कौन लगेगा? जिसके पास, जो बहुत गरीब है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो खाने के लिए रोटी नहीं हो, ठीक है, तो इंसान, जो भी लोग डोनेट करते हैं या कोई गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स होती है वहाँ पर लाइन में लगकर खाना मिलता है, तो अगर उसमें कोई लगा हुआ है यानी कि वो क्या है? बहुत ही गरीब है, यानी बी वेरी पुअर, क्लियर। इस तरह से मान लो ये लाइन में लगे रोटी के लिए, तो ऑन द ब्रेड लाइन क्या हो गया? बी वेरी पुअर, ठीक है। इफ आई डोंट मेक अ बिग सेल दिस वीक, अगर मैंने इस वीक अच्छी सेल, बिग सेल नहीं दी, माई फैमिली, मेरी फैमिली विल बी ऑन द ब्रेड लाइन, तो मेरी फैमिली बहुत गरीब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड 10 ईडियम इसमें पूछे हैं। ईडियम्स का वेटेज बहुत ज़्यादा दिए सीपीओ ने, 10 ईडियम पूछे हैं, और ईडियम्स का, वन वर्ड का, वोकैब का पूरा वेटेज बढ़ ही रहा है लगातार, ठीक है। देखो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अगर हम, जैसे हम घर पे हैं, बहुत ठंड है, तो जो भी घर में मेंबर्स होंगे वो सभी क्या चाहेंगे कि सब लोग घर के अंदर आ जाएं। रात हो, शाम हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, रज़ाई में आ जाओ, रज़ाई में बैठ के करना करो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे अगर हम किसी इंसान को, हमारे फैमिली मेम्बर को तो नहीं छोड़ेंगे बाहर, लेकिन मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उसको हमने ठंड में बाहर छोड़ दिया। ऐसे करना नहीं है कभी भी, है ना। तो ऐसे ठंड में बाहर छोड़ दिया, यानी कि हमने उसको क्या कर दिया? इग्नोर। हम उसको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, क्लियर। तो सिंपली क्या हो जाएगा? टू बी इग्नोर। ये देखो, अब ये बच्ची है, इसके बाकी दोस्त खेल रहे हैं और इसको अकेली को छोड़ दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। When all the kids were playing together, जब सारे किड्स एक साथ प्ले कर रहे थे, टिम्मी was not invited, टिम्मी को इनवाइट नहीं किया गया, so he felt, तो इसने सोचा, like he was left out in the cold, उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है, डोज्ड अ बुलेट। When we dodged a bullet, when we didn't fall for the agent's words, मतलब हम बच गए, बिल्कुल नैरोली अवॉइड किया हमने सिचुएशन को, क्योंकि एजेंट ने कुछ बोल रहा था हमें, हमने उसकी बात नहीं मानी तो हम बच गए, ऐसा सेंटेंस का भाव है। डोज का मतलब होता है कि जब कोई एक साइड से दूसरी साइड पे बहुत क्विकली और सडनली एक साइड से दूसरी साइड चला जाए, उसके लिए आता है डोज। जैसे ही रेन अक्रॉस द रोड डोजिंग द ट्रैफिक, ठीक है। तो डोज का मतलब क्या हो गया? एक साइड से दूसरी साइड पे आ जाना, क्विकली दूसरी साइड पे चले जाना, डोज। यहाँ देखो, डोज अ बुलेट, यानी कि आप, जैसे ये इमेज से क्लियर हो जाएगा, बुलेट है, बुलेट लग गई तब तो कुछ बचना नहीं है, लेकिन आप बुलेट से थोड़ा सा बचकर निकल गए हो,
यानी कि आप उस सिचुएशन से बहुत थोड़ा सा बचे हो, नैरोली एस्केप हुआ है। जैसे कि क्लोज शेव होता है, इस तरह के इडियम के लिए इससे मिलता जुलता हो गया क्लोज शेव, बहुत नैरो एस्केप होता है। एक हेयर्स ब्रेथ होता है, ये भी बहुत नैरो एस्केप के लिए यूज होता है, इससे मिलता जुलता इडियम है, ठीक है। और एक ये भी आया हुआ है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ये भी नैरो एस्केप के लिए आता है, ये नैरो एस्केप के लिए आता है। तो टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन क्या हो जाएगा, डोज अ बुलेट, ठीक है। आई एम ग्लैड आई डिडंट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, मैं खुश हूं कि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। दे वेंट बैंकरप्ट, वो दिवालिया हो गई थी लास्ट वीक। आई रियली डोज्ड अ बुलेट देयर, यानी मैं बहुत बाल बच गया कि मैंने वहां पर इन्वेस्ट नहीं किया, अदरवाइज मेरा भी पूरा पैसा डूब जाता, ठीक है। टू नैरोली अवॉइड और मिस अ डेंजरस, हार्मफुल और जस्ट बैड सिचुएशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, हाथ और पैर। हाथ और पैर की बात करें तो ये इडियम का ओरिजिन हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो सोल्जर्स थे, उन्होंने किसी ने अपना हाथ या किसी ने अपना पैर खो दिया तो उनको वर्ल्ड वॉर सेकंड की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ पैर बिल्कुल हमारे लिए अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। फिर वहीं से ये वर्ड जो है वो इस तरह मॉडिफाई होकर बना ये इडियम, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। क्या हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कि इंसान जो वर्ल्ड वॉर में सेकंड में लड़े थे, उन्होंने जिसने अपने हाथ पैर खोए तो वो हाथ पैरों की जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़ने की कीमत उनका हाथ और पैर थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है। तो यहाँ बन गया अ लार्ज पॉसिबली एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कोस्ट मैनी सोल्जर्स, जनरली सेकंड की बात, सेकंड से इसका ओरिजिन हुआ है, एन आर्म एंड अ लेग एज दे सफर डिवास्टेटिंग इंजरीज। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, अ लेपर्ड कैंट चेंज हिज स्पोर्ट्स। ये तो इडियम से ही समझ में आ रहा है कि जिस तरह लेपर्ड है तो उसके बॉडी पे ये जो स्पोर्ट्स है इसको वो बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। वैसे ही इंसान जैसा होता है, इंसान की जैसी प्रवृत्ति होती है, वो नहीं बदल सकता, ठीक है। तो यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। क्लियर है? यू डिडंट रियली एक्सपेक्ट हर टू बी ऑन टाइम, तुम्हें उससे टाइम पे आना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। डिड यू, क्या तुम कर रहे हो? अ लेपर्ड कैंट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। क्लियर है बच्चे? अ पीपल कैन नॉट चेंज देयर कैरेक्टर स्पेशली इफ दे हैव अ बैड कैरेक्टर, ठीक है, कि इंसान अपने कैरेक्टर को नहीं बदलता और स्पेशली बैड कैरेक्टर। नेक्स्ट, सिनोनिम के क्वेश्चन है। हैव एज एड, हैव एज एड का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल भी प्लान नहीं हो, अनप्लान्ड हो, ठीक है, आर्बिट्रेरी हो। आर्बिट्रेरी ध्यान है ना, आर्बिटर रूट वर्ड हमने किया था। आर्बिटर मतलब जज, जो अपने मन को ही अपना जज बना ले और कुछ भी डिसाइड करे, ठीक है, वो आर्बिट्रेरी हो गया। डिसल्ट्री हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, नॉट सिस्टमैटिक हो गया, ठीक है, हैफेजार्ड। तो यहाँ देखो, अग्रेसिव, अग्रेसिव जो थोड़ा वायलेंट है, सोशेबल जो फ्रेंडली है, जोवियल है, कॉन्विवियल है, जो सोशल, जो दूसरों से जिसको मिलना जुलना बात करना अच्छा लगता है, वो सोशेबल। ये है कॉन्फिडेंट, और एक इसका कंफ्यूज वर्ड बनता है कॉन्फिडेंट। एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो किसके लिए आता है? आत्मविश्वास, विश्वास के लिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। कॉन्फिडेंट होता है कोई एक ऐसा पर्सन जिस पर हम फेथ करके उसको अपने प्राइवेट सीक्रेट बातें बताते हैं, विश्वास जो हमारे विश्वास के लायक है, भरोसेमंद है, उसके लिए आता है कॉन्फिडेंट। ये ए और ई का डिफरेंस है बस। प्रोनाउंसिएशन है इसका कॉन्फिडेंट, इसका है कॉन्फिडेंट। क्लियर है?
ये कंफ्यूज वर्ड्स में कई बार ये ए और ई पे ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फिट जो है वो क्या है, फेथ, यानी जिस पर हम फेथ करके अपनी बात उसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अग्रेसिव हो गया। राइट आंसर हो गया रैंडम। रैंडम जो सिस्टमैटिक नहीं है, एट रैंडम मतलब अनप्लैंड है, वो हो जाएगा रैंडम। नेक्स्ट, हाँ, सिनोनिम पूछा है, डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी many rural areas in developing countries still lack access to basic necessities। ठीक है, कमी है किसकी, बेसिक नेसेसिटी की, एक्सेस की। ठीक है, अब देखो डेजिस्ट, डेजिस्ट का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग। जैसे सोल्जर्स हैं, उन्होंने फायरिंग की हुई है और उनको ऑर्डर दे दिया कि अब इसको डेजिस्ट कर दो, अब फायरिंग मत करो, रोक दो, लीव ऑफ कर दो। ठीक है, डेजिस्ट। फिर आता है डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, कवर किया हुआ, छुपा हुआ, छुपा हुआ। अपैथी, इनडिफरेंट, नो फीलिंग, यानी कि कोई फीलिंग नहीं होना, उदासीन। अ मतलब क्या हो गया, ए माने नॉट या विदाउट, पैथी मतलब फीलिंग्स। जैसे सिंपैथी सेम फीलिंग्स, अपैथी कोई फीलिंग नहीं होना, टेलीपैथी दूर बैठे इंसान के लिए फील करना, पैथी किसके लिए आता है, फीलिंग के लिए, एंटीपैथी अगेंस्ट फीलिंग। राइट, राइट आंसर होगा एवेन्यू। एवेन्यू स्ट्रीट के लिए भी आता है और एवेन्यू किसी प्रोसेस का एक्सेस के लिए आता है। एक्सेस माने अप्रोच हो गया, ठीक है, एंट्री हो गया, तो इसका लगभग सिनोनिम हो जाएगा एक्सेस। नेक्स्ट, जस्टिफिएबल, जो जस्टिफिएबल है, रीजनेबल है, सही है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखो मेंटेनेबल, जिसको मेंटेन किया जा सके, इनडिफेंसिबल, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सके, इनएक्सक्यूजेबल। न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, राइट आंसर हो जाएगा रीजनेबल, लॉजिकल, रीजनेबल, जस्टिफिएबल। नेक्स्ट, ड्रेडफुल, जो बहुत ही टेरिबल है, एट्रोशियस है, अपॉलिंग है, हॉरिड है, हॉरिफाइंग है। ठीक है, टेरिबल, हॉरिबल, अभी अभी हमने एक वर्ड किया था एट्रोशियस, अपॉलिंग, आउटरेजियस, हॉरिड। ठीक है, फीबल का होता है वीक, बहुत ही कमजोर। ऑस्पिशियस होता है शुभ, शुभ संकेत जो होते हैं, जैसे पहले बर्ड्स की चाल को देखकर, फॉर्चुनेबल। प्रोपिशियस इसका सिनोनिम ही है, फेवरेबल, एडवांटेजियस। पहले बर्ड्स, ऑस्पिशियस में आप देखोगे तो ये AUAVI की ही फॉर्म है, AVI को ही AVU लिखा है यहाँ पर, और स्पीक का मतलब क्या है, टू लुक। तो बर्ड्स की चाल को देखकर बताते थे कि क्या शुभ समाचार है, उसके लिए आने लग गया ऑस्पिशियस। एवियरी, AVI, एवीज हमने पढ़ा है जूलॉजी में, AV किसके लिए आता है, बर्ड्स के लिए। एविएशन, जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री, तो बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं, आसमान में, तो आसमान में उड़ने वाले जो भी क्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स, क्या हो गए, एविएशन है। क्लियर, उस इंडस्ट्री के लिए आ गया एविएशन। तो एवी किसके लिए आता है, बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स को रखने की जगह क्या बन जाती है, एवियरी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा टेरिबल। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है साइट का। ठीक है, लैप का मतलब क्या होता है, गोदी। जैसे माँ की गोदी अभी भी हमें बहुत अच्छी लगती है ना। ग्लोब, तो ग्लोब हो गया पुल माने खींचना, राइट आंसर होगा लोकेशन। साइट के दो और वर्ड हैं, साइट, CIT, SIGHT, ये तीनों होमोफोन है। होमोफोन, होमोफोन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, होमोफोन का मतलब है ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो, फोन माने साउंड, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो। इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है।
क्या हो जाएंगे, होमोफोन। साइट, ये वाला साइट तो लोकेशन हो गया, ये साइट किसके लिए आता है, कोट के लिए, ठीक है। ये साइट जैसे एबल टू सी, एबिलिटी टू सी, आई साइट, दृश्य, व्यू। क्लियर है बच्चे। ये होमोनिम भी अभी एसएससी ने लेटेस्ट ऐड किए हैं और इस पे मैंने एक बहुत अच्छी क्लास भी तैयार की है, यूट्यूब पे भी दी है, और उसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है उसके लिए एक पीडीएफ भी दी है जो नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे है। अगर आपने अभी तक वो पीडीएफ इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, बहुत अच्छी टेबल बना के मैंने वो पीडीएफ दी है। नेक्स्ट, अबेंडन, बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं वर्ड है। अबेंडन का मतलब होता है लीव, त्याग देना, छोड़ देना, forsake, renounce, forgo, ठीक है। और डिजर्ट, देखो डिजर्ट की बात करते हैं तो डिजर्ट नाउन, सैंडी एरिया जो रेगिस्तान है, नाउन में होता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेजर्ट। क्या होता है, डेजर्ट, रेगिस्तान। और जब ये वर्ब बनता है, वर्ब, तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिजर्ट, यानी लीव कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। और जब इसमें डबल एस आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्वीडिश हो जाती है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी डिजर्ट होता है। तो डेजर्ट जो हम बोलते हैं, डेजर्ट, जैसे राजस्थान में डेजर्ट है तो डेजर्ट माने रेगिस्तान, वो डेजर्ट है, ये डिजर्ट है वर्ब, ठीक है। रिटेन मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, कीप, है ना। प्रोलोंग मतलब एक्सटेंड, प्रोलोंग करना, एक्सटेंड करना उसको। पैरिश, पैरिश किसके लिए आता है, डाई के लिए, डिके, डाई, डिके, पैरिश। डिक्लाइन, ठीक है बच्चे। हाँ, नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है आपसे मूविंग का। मूविंग मतलब क्या होता है, मोबाइल, जो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है, जो कांस्टेंट है। मार्किंग मतलब मार्क करना, ये नहीं होगा। एसेज माने रास्ता, ये भी नहीं होगा। चाइम का मतलब होता है रिंग या बेल, रिंग करना, बेल करना। क्लॉक चाइम करती है, जैसे विंड चाइम्स होते हैं, घर के बाहर लगाए जाते हैं, जो हवा चलती है तो आवाज़ आती है, विंड चाइम्स। राइट आंसर होगा स्टेडी। स्टेडी मतलब नॉट मूविंग, फिक्स्ड, नॉट मूविंग, फिक्स्ड, कांस्टेंट, स्टेडी, ठीक है। नेक्स्ट, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक क्या होती है, आपदा, विपदा, ट्रेजेडी, डिजास्टर, डिजास्टर, कैलेमिटी, ट्रेजेडी, कैटाक्लाइज्म। इसमें भी अगर अपन रूट वर्ड देखेंगे ना तो कैटा का मतलब होता है डाउन, स्ट्रॉफी का मतलब होता है टर्न। जब सिचुएशन हमारे डाउन की तरफ टर्न हो जाए, हमारे फेवर में नहीं हो, तब क्या आती है, विपदा आती है, आपदा आती है, ट्रेजेडी होती है, कैलेमिटी होती है। तो कैलेमिटी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। फियास्को मतलब जब हमने किसी चीज़ की बहुत अच्छे से प्लानिंग की लेकिन वो चीज़ पूरी तरह फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, जैसे कोई शो है उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की और बहुत सब किया लेकिन वो फेल हो गया, कंप्लीट फेलियर, ठीक है, फियास्को। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझ के, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना, दुश्मन उसको यूज़ नहीं कर पाए इस लड़ाई में, जो जानबूझ के किया जाए वो होता है सबोटाज, ठीक है। राइट आंसर होगा फोर्टिट्यूअस, मतलब फॉर्च्यून, लकी, फेवरेबल, लकी चांस, फेवरेबल के लिए आता है फोर्टिट्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कॉर्प्स वॉज क्रिटिसाइज्ड। कॉर्प्स का नेग्लिजेंट एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया गया। नेग्लिजेंट मतलब केयरलेस, heedless, inattentive,
इनडिफरेंट बोल सकते हैं, है ना। तो सिंपली एंटोनिम हो जाएगा अटेंटिव। बोर्ड मतलब बोर्ड हो गया। एम्पलीफाई, एम्पल मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, किसी चीज की को बढ़ाना, एम्पलीफाई। रिलक्टेंट, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, नॉट विलिंग। हेजिटेंट, अनिच्छुक। रिलक्टेंट क्या होता है? अनिच्छुक, हेजिटेंट। नॉट विलिंग टू डू समथिंग, जो कोई चीज नहीं करना चाहे। तो राइट आंसर हो जाएगा अटेंटिव। ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम किसका? डैम्प। डैम्प मतलब होता है गीला, वेट, मॉइस्ट, मिस्टी दिया हुआ है, सोक्ड, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। ये सिनोनिम, ये ट्रॉपिकल भी लगभग सिनोनिम। राइट आंसर होगा एरिड, ड्राई, ड्राइड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। डैम्प के एंटोनिम पूछा है। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है आपसे। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट मतलब टू आस्क समथिंग, टू आस्क समथिंग। इसमें भी रूट वर्ड क्या है? रोग। रोग का मतलब होता है टू आस्क। रोग का मतलब क्या है? टू आस्क। इंटर मतलब बिटवीन। इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, पूछना क्या होता है? इंटेरोगेट। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, वो भी यहीं से बना। इंटेरोगेटिव होते हैं ना जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट। एलिनेट, एलिनेट मतलब किसी को पराया करना, अनफ्रेंडलीनेस, हॉस्टाइल। ये हमने रूट वर्ड ए में किया था, एल मतलब अदर, पराया कर देना, अदर। बिल्कुल सही है स्पेलिंग। डिजर्व मतलब डिजर्व। गलत है एसेसिनेट की स्पेलिंग, डबल एस आएगा, ASSANATE। किसी इंपॉर्टेंट इंसान की, फेमस इंपॉर्टेंट इंसान की पॉलिटिकल रीजन से जब मर्डर कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एसेसिनेट। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी का हुआ, ठीक है, तो पॉलिटिकल रीजन से जो मर्डर होता है उसके लिए एसेसिनेट आता है। जैसे द पीएम वॉज assassinated by extremist। assassinate क्या होता है? फेमस इंपॉर्टेंट पर्सन का पॉलिटिकल रीजन से मर्डर कर देना, assassinate। अच्छा वर्ड है, बहुत बार पहले आया हुआ भी एग्जाम में। नेक्स्ट इनकरेक्टली वर्ड बताना है। वायलेशन बिल्कुल सही है। एडवाइजरी मतलब एडवाइज करने वाली जो कमिटी बॉडी होती है, प्रोफेशनल। डिसरिगार्ड ध्यान नहीं देना। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट होता है BLATANT। ब्लैटेंट मतलब होता है शेमलेस। ब्राज़िन, शेमलेस, ब्राज़िन। ठीक है, तो ई नहीं आएगा यहाँ, ए आएगा। नेक्स्ट इनकरेक्टली पूछा है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बराबर में, एडजॉइनिंग, नेक्स्ट टू, एडजॉइनिंग, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को कंप्लीट कर देना, अचीव कर लेना, सक्सेस हो जाना किसी चीज़ को करने में। ठीक है, अकम्प्लिश हो गया। एल्योर मतलब होता है ल्योर होना, आकर्षित, अट्रैक्टिव, इंटाइस, है ना बच्चे। राइट आंसर होगा एग्रीगेट। एग्रीगेट की स्पेलिंग होती है AGGREGATE। रूट वर्ड्स आपको स्पेलिंग में भी हेल्प करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। ठीक है, यहां पर रूट वर्ड क्या है? AG मीन्स तो हो गया टू। ग्रैग किसके लिए आता है? ग्रुप के लिए। ठीक है, ग्रीगेरियस, फ्लोक, ग्रुप, झुंड। तो मिलाकर एक ग्रुप बना दिया। अलग अलग थे, जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई अमाउंट है, कोई नंबर है, अलग अलग थे, फिर उनको मिलाकर क्या कर दिया? जोड़ दिया, टोटल कर दिया। टोटल कर दिया मतलब एग्रीगेट। सेग्रीगेट अलग कर देना। CSE किसके लिए आता है? अपार्ट। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट किसके लिए आएगा? C किसके लिए? अपार्ट। अलग अलग कर देना, सेग्रीगेट। जोड़कर बना एक ग्रुप बना देना, एग्रीगेट। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है सीरीन। सीरीन तो क्या होता है? वेरी काम, कंपोजर, पीसफुल।
ठीक है। ट्रायम्फ किसके लिए आता है? विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए। अनवेल होता है अनकवर, अनकवर कर देना, ओपन कर देना, रिवील कर देना, पर्दा हटा देना। वेल माने क्या है? पर्दा। वेल मतलब कवर, अन मतलब नॉट, अब कोई पर्दा नहीं है, कोई कवर नहीं है, अनवेल। राइट आंसर है कंपैरिजन। कंपैरिजन की स्पेलिंग होती है मेरे बच्चे COMPARISON, कंपैरिजन। SION नहीं होता, सीधा SON आता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सेंटेंस में भी स्पेलिंग एरर पूछे हैं। अच्छा है ये क्वेश्चन, जनरली बच्चे इसमें ग्रामेटिकली एरर ढूंढने लग गए थे, जबकि यहाँ पर उनको इस डायरेक्शन को देखना था। ठीक है। ही रोट हिज, 3 बार 4 बार तो बच्चों ने ये बोला कि मैम हमने इसको सही पढ़ा, हिज डायरी। ये डायरी नहीं है, ये डेयरी लिखा हुआ है, डायरी। यहाँ पर DIARY आएगा, डायरी। ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाए, ग्रामर का है, बहुत सारे बच्चे इसको नो एरर भी करके आ गए। तो बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था, अच्छा लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। द डांसर्स वेव डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। डांसर्स वेव, स्लेव मतलब बहुत मूव साइड टू साइड, धीरे धीरे मूव करना, स्लोली। डेंटी का मतलब होता है स्मॉल एंड डेलिकेट, जो बहुत डेलिकेट मैनर में। अब यहाँ पर एरर देखो स्टूडेंट, लास्ट नाइट है, यानी सेंटेंस किसका हो गया? पास्ट का। ठीक है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, द डांसर्स क्या है? द डांसर है सेंटेंस का सब्जेक्ट, स्वेव्ड क्या है? वर्ब। डांसर ने कैसे किया? स्वेव करते हैं, तो वर्ब हो गई। अब यहाँ डांसर स्वेव्ड, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड यहाँ आना चाहिए। ठीक है। जबकि डेंटी क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर सकता है? क्या एडजेक्टिव वर्ड को मॉडिफाई कर सकता है? नहीं। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। ठीक है। तो हमें डेंटी की जगह क्या करना पड़ेगा? डेंटीली। क्या करना पड़ेगा? डेंटीली। समझ में आया? द डांसर्स वेव डेंटीली, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर एडवर्ब जो मॉडिफाई करे वर्ब। स्वेव्ड वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, और डेंटी क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब लेनी पड़ेगी डेंटीली। नेक्स्ट, सॉरी, वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे। उसने पहले हैड ईटन, सारी घास, सारी हे खा ली थी, तो हमने हॉर्स को क्या खिलाए? ओट्स खिलाए। ठीक है। वी फीड अगर हम लेते हैं ये वाला सेंटेंस, तो ये चला जाता है सिंपल प्रेजेंट में। किस में चला जा रहा है? ये सिंपल प्रेजेंट में, जबकि ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में। कैसे पता चला? हैड ईटन किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट परफेक्ट। किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट परफेक्ट को। तो जो पुराना एक्शन होता है, देखो यहाँ ध्यान से समझो, ये हो गया मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। तो पास्ट में जो पुराना एक्शन होता है वो आता है पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद जो प्रेजेंट के पास वाला एक्शन है वो आता है पास्ट सिंपल में। यानी पास्ट सिंपल का पास्ट कौन बनता है? पास्ट परफेक्ट। क्लियर? तो पहले हॉर्स ने सारी हे खा ली, सारी घास खा ली। पहले एक एक्शन हुआ कि हॉर्स ने सारी घास खा ली, यहाँ पर इसने सारी घास खा ली, पास्ट परफेक्ट। फिर हमने दूसरा एक्शन क्या किया? हमने उसको कुछ दिनों के लिए क्या खिलाई? फॉर ए वीक क्या खिलाई? हमने ओट्स खिलाए। तो ये एक्शन किस में हो गया? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के लिए यहाँ फीड की कौन सी फॉर्म चाहिए? हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए, दैट इज FAD, फैक्ट। क्लियर है? समझ में आया? जब पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, तो जो ओल्डर एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और जो नया एक्शन है, न्यूअर एक्शन है, वो पास्ट सिंपल में आता है। तो पुराना एक्शन हो गया हैड ईटन ऑल द हे, और नया एक्शन हो गया फीड द ओट्स, खिलाया। तो नया एक्शन किस में आएगा? सिंपल पास्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, they will not attend the event as they are going away। going away एक फ्रेज है जिसका मतलब
किसी जगह को छोड़कर चले जाना, जस्ट गो अवे, ठीक है, लीव अ प्लेस, और छुट्टी मनाने चले जाना, जैसे दे आर गॉन अवे, वो कुछ दिन के लिए गए हुए हैं छुट्टी मनाने, दे आर गॉन अवे फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है बच्चे। अब यहाँ एरर देखो, दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट द एंड ऑफ नहीं होता, क्या होता है, एट द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है, इन द एंड होता है और एट द एंड ऑफ होता है, इसको भी नोट कर लेना आप अच्छे से। फ्रेज क्या क्या होती है, या तो होता है इन द एंड, ठीक है, या क्या होता है एट द एंड ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, शी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं किसके साथ में, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है किसको, फर्दर फ्यूचर को। किसको डिनोट करता है, फर्दर फ्यूचर। कैसे, देखो, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि किसी फ्यूचर का टाइम दिया जाता है कि तब तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा भाई इस साल के एंड तक डॉक्टर बन जाएगा, क्लियर, मैं मंडे से पहले ये काम कंप्लीट कर दूंगा, क्लियर। तो जो टाइम दिया जाता है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय टुडे, बाय दे दिया आपको, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे दिया, बाय दिस वीक दे दिया, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर थर्सडे दे दिया, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी दे दिया, मतलब एक टाइम दे दिया आपको कि तब तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पर उस टाइम के साथ में ये फ्रेज, ये क्लोज भी यूज हो जाता है, तो वो क्लोज आता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे समझो, जैसे इस एग्जाम्पल है, द प्लांट्स विल हैव डाइड बिफोर इट रेन्स। अब क्या है इस सेंटेंस का मतलब, बारिश होगी, ठीक है, बारिश कब होगी, उससे पहले ही प्लांट मर चुके होंगे। तो पहले प्लांट मर चुके, बारिश बाद में होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया पहले प्लांट मरने के लिए, और बारिश बाद में आ रही है, यानी फर्दर फ्यूचर, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो विल हैव डाइड, ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखो, मैं बच्चों को हेल्पिंग, एक्टिव और पैसिव तीनों स्ट्रक्चर बताती हूँ ताकि वो कभी कंफ्यूज नहीं हो। हेल्पिंग स्ट्रक्चर होती है विल, शैल, हैव, बीन, ठीक है। एक्टिव स्ट्रक्चर होती है विल, शैल, हैव प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। पैसिव होती है विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब थर्ड। इस तरह से पढ़ने से बच्चों को एक्टिव पैसिव के रूल्स अलग से नहीं रटने पड़ते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। एक और एग्जाम्पल देखो, ही विल हैव बीन रिलीज्ड ऑन बेल बिफोर वी रीच देयर। जब तक हम वहां पहुंचेंगे उससे पहले ही उसे जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा। विल हैव बीन रिलीज्ड, विल हैव बीन रिलीज्ड कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। क्यों बना, जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। जब तक हम वहां पहुंचेंगे उससे पहले उसको जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा। तो यहां से इन सारी चीजों से आपको क्या समझ आया, ये समझ आया कि जब कोई भी एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम पे होने वाला है तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं कि तब तक ये काम हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए आता है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो, शी विल हैव पार्टिसिपेटेड, क्या बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन, वो डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुकी होगी बाय द टाइम, जब तक उसके पापा टूर से रिटर्न आएंगे। ये वाला रिटर्न्स किस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट, किस में आया, सिंपल प्रेजेंट, यानी पहले वो पार्टिसिपेट कर लेगी और पापा फादर बाद में आएंगे। तो पहले पार्टिसिपेट कर लेगी फ्यूचर परफेक्ट और बाद में आएंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऐप पे भी जब भी मैं पढ़ाती हूँ पेड बैच में बच्चों को तो बहुत डिटेल से हम टेंस करते हैं, क्योंकि टेंस बहुत बेस होता है पूरी ग्रामर का। और जब आप इसको तीनों स्ट्रक्चर्स को साथ पढ़ते हैं तो वॉइस को आप अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपकी सारी स्ट्रक्चर्स है ना वो 3D में क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, हाँ, हर पेंटिंग्स आर वे बेटर देन हर स्केचेस, उसकी पेंटिंग्स बेटर है उसके स्केचेस से। तो बेटर क्या है बच्चे, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव के साथ में कंपैरिजन के लिए यूज होता है THAN, ये देन तो सीक्वेंस के लिए उसके बाद आता है THEN और कंपैरिजन के लिए आता है THAN। सिंपल था। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। Loads of kids was visualized crossing the road when the bus arrived, ठीक है। जब बस आई, when the bus arrived, पहली बात तो यहाँ was नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, lots of kids है, lots of kids है, यानी सब्जेक्ट जो है आपके सेंटेंस का वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल, तो was नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरा, सेंटेंस किस में है, पास्ट में, सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो ये प्रेजेंट है, ये नहीं आएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ए। लॉट्स ऑफ किड्स, बहुत सारे बच्चों को, वर सीन, देखा गया। वर सीन कौन सी स्ट्रक्चर है, पास्ट सिंपल सेंटेंस की पैसिव स्ट्रक्चर है। देखो, हेल्पिंग तो क्या होती है, वॉज वर होती है, हेल्पिंग क्या होती है मेरे बच्चे, वॉज वर। एक्टिव क्या होती है, वर्ब सेकंड होती है, एक्टिव क्या होती है, वर्ब सेकंड होती है। और पैसिव क्या होती है, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि देखा गया, बहुत सारे बच्चों को देखा गया, तो क्या आएगा, वर सीन। वर अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट और सीन क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी जब हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। हैव बीन सीइंग प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव हो गया, आर सीइंग प्रेजेंट सिंपल पैसिव हो गया। सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट से ही बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, the use of chemicals, insecticides and pesticides began after the green revolution. ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो केमिकल्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड है, इनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यूज़ की बात करते हैं, मतलब द फैक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग। अब इसमें देखो, यूज के पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो यूज वर्ब भी है और यूज नाउन भी है। ठीक है, वैसे अगर हम इसको इनफॉर्मल वे में देखें तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा यूसेज से। यूसेज नाउन होता है, ठीक है, यूज भी नाउन है, जो यूसेज का मीनिंग है वही मीनिंग यूज का भी होता है, बट यूसेज मोर फॉर्मल है, इसलिए हम इसको चूज करेंगे और आंसर करेंगे यूसेज। क्लियर? कस्टम और ये तो रिवाज हो गया, प्रैक्टिस ये सब नहीं होगा, उसका यूज होना स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो क्या आएगा, यूसेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब पूछा है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है और फ्रेजल वर्ब पूछी है, तो ये भी समहाउ वोकैब का ही पार्ट हो गया है। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, राइट। क्वेश्चन है, अरुणिमा
फिलिंग द ब्लैंक अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। अरुणिमा अपनी वेकेशन टाइम में उसने अलॉट किया है, मतलब बहुत सारा अलॉट। ठीक है, अब ये वर्ब यहाँ फ्रेजल वर्ब क्या आएगी? ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गेट्स ऑन, ठीक है, गेट्स ऑन और गेट्स अलोंग, इन दोनों का ये लगभग सेम फ्रेज है, सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकती है। जैसे पहला कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में हाउ वेल somebody इज डूइंग, किसी भी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसा कर रहा है। जैसे कि वो स्कूल में अच्छा कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल एट स्कूल, वो स्कूल में अच्छा कर रहा है तो ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल एट स्कूल हो गया। ठीक है, इसको अपन अलग से लिख लेते हैं। फिर दूसरा मीनिंग होता है गेट ऑन का मैनेज या सरवाइव करना, मैनेज या सरवाइव। इसमें हम देखो दोनों की बात करेंगे, गेट ऑन की भी और गेट अलोंग की भी, गेट ऑन एंड गेट अलोंग। जैसे देखो वी कैन गेट ऑन परफेक्टली वेल विदाउट हिम, हम उसके बिना बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, सरवाइव कर, विदाउट हर या विदाउट हिम, उसके बिना अच्छे से हम सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, यानी गेट ऑन आ गया। ठीक है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में गेट अलोंग भी यूज हो सकता है। जैसे आई कैंट गेट अलोंग विदाउट अ सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी के बिना मेरे लिए मैनेज करना क्या हो जाता है, मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, सरवाइव मैनेज नहीं होता मुझसे, तो क्या आ गया? गेट अलोंग। तो दोनों का मीनिंग गेट अलोंग और गेट ऑन सेम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए, ये दोनों नहीं होंगे, मैनेज या सरवाइव के लिए नहीं आ रहा, कैसे क्या कर रहे हैं उसके लिए नहीं आ रहा, तो दोनों ही नहीं आएंगे। फिर आता है गेट्स आफ्टर। गेट्स आफ्टर होता है किसी को डांट लगाना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने जो किया उसके लिए उसको स्कोल्ड करना, डांट लगाना, स्कोल्ड समवन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानी गॉट आफ्टर रेक्स फॉर फॉरगेटिंग हर हाउस की भूल गया रेक्स, तो मानी ने क्या किया? स्कोल्ड किया। तो स्कोल्ड करने के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर? गॉट आफ्टर। क्लियर? तो उसने वेकेशन टाइम में स्कोल्ड किया, डांटा, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हो रही है। राइट आंसर आएगा यहाँ पर गेट्स अबाउट। गेट्स अबाउट या गेट्स अराउंड, दोनों का मीनिंग सेम है, गेट्स अबाउट या गेट्स अराउंड। जैसे गेट अलोंग और गेट ऑन है, वैसे ही गेट्स अबाउट और गेट्स अराउंड। ठीक है, गेट अबाउट का मतलब होता है, गेट अबाउट या गेट अराउंड का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, प्लेस टू प्लेस मूव करना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट के लिए क्या आता है? गेट अबाउट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाना, क्या होता है? गेट्स अबाउट या गेट्स अराउंड। जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह, शी गेट्स अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्टिक, वो स्टिक की हेल्प से क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है। तो क्या फ्रेज यूज हुआ? गेट्स अबाउट। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि वो वेकेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेट्स अबाउट। है ना मजेदार? तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई है कि फ्रेजल वर्ब भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारा आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट
ये क्लोज टेस्ट है। यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करेंगे, पॉज करके इसको पहले पूरा रीड करेंगे। ये इसका आधा पार्ट ये हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए। ये यहाँ पर भी पॉज करेंगे, फिर ये क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी आंसर आपके आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार लिखना है, नोट करना है, फिर मेरे आंसर्स और मेरे लॉजिक के साथ में मैच करना है। देखो आंसर मैच कई बार तुक्के से भी हो जाता है, लेकिन आंसर मैच के साथ में लॉजिक भी मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सॉल्व करोगे तभी आप एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, ऐसे तुक्केबाजी में कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज एन ऑ इंस्पायरिंग, ऑ इंस्पायरिंग मतलब इम्प्रेसिव। अमेजिंग रेन फॉरेस्ट क्या है? बहुत ही इम्प्रेसिव नेचुरल वंडर है, नेचुरल वंडर है कि, और लेकिन बहुत ही क्या है? इम्प्रेसिव है। दैट, जो कि दैट किसके लिए आया है? ये रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, वंडर की बात कर रहा है, जो फिलिंग द ब्लैंक अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्री, बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्री में अक्रॉस फैला हुआ है, इंक्लूडिंग ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा ही कंट्री और बहुत सारी कंट्री में ये फैला हुआ है, विस्तार है इसका। ठीक है, आप इसको मैप में देखोगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आनी चाहिए वर्ब। क्या आनी चाहिए? वर्ब। ये दैट है, इसको अब आगे हम बात कर रहे हैं इसके एक्शन के लिए, तो वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ वर्ब नहीं होती, लेंथ नाउन होता है। लेंथ क्या होता है? नाउन, तो ये नहीं आएगा। फिर बात आई रीचेस की। रीच मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रीच करना, अराइव करना, पहुंचना। तो अराइव करने की, पहुंचने की कोई बात ही नहीं हो रही है, इरेलेवेंट है। अमाउंट्स यानी क्वांटिटी, तो हमने यहाँ क्वांटिटी की भी कोई बात नहीं करी है, ये भी इरेलेवेंट हो गया। राइट आंसर होगा स्पैन्स। स्पैन का मतलब क्या होता है? देखो स्पैन नाउन भी होता है, जैसे इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, अवधि, जो टाइम है, पूरा लेंथ ऑफ द टाइम। और स्पैन वर्ब भी होती है। वर्ब का मतलब क्या है? विस्तार हुआ, स्ट्रेच किया हुआ, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये एरिया इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है, फैला हुआ है, इसका विस्तार है, तो उसके लिए क्या वर्ब आती है? स्पैन्स। स्पैन यहाँ फैला हुआ है, कहाँ तक? सेवरल साउथ जो कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, उसमें कौन फैला हुआ है? अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कवरिंग एन, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी हिंट मिल गई, फ्री के मार्क्स। एन आर्टिकल आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो आगे वर्ड आएगा उसका साउंड क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वाउल साउंड होना चाहिए, AEIOU। ठीक है, अब यहाँ देखो साउंड की बात हो रहा है, तो गेज का मतलब मेजर करना होता है, और यहाँ पर G आया है तो ये भी ग्रामेटिकली रोंग हो गया, रेटेड भी ग्रामेटिकली रोंग हो गया, क्योंकि हमें वाउल साउंड चाहिए। क्लियर? वाउल में हम देखें एस्टिमेटेड और इवैल्यूएटेड, दोनों में ही वाउल साउंड है। दो ऑप्शंस तो हमने इजीली एलिमिनेट कर दिए। क्लोज टेस्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फिलिंग द ब्लैंक है उसके पहले और उसके बाद में जो चीज आई है वो बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? उसी से हमें हिंट मिलती है कि हमें यहाँ क्या आंसर पुट करना है। अब यहाँ देखो इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट का मतलब किसी चीज को एसेस करना होता है, उसका मूल्यांकन करना होता है। तो हम एरिया को एसेस नहीं कर रहे हैं, हम एरिया को एस्टिमेट रूप में बता रहे हैं कि इतना लगभग एरिया है, कितना? 5.5 मिलियन स्क्वायर एरिया हम बता रहे हैं, 5.5 मिलियन स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है? एस्टिमेटेड है। क्या है? एस्टिमेटेड। नेक्स्ट, covering an estimated area of 5.5 million square kilometers, it is the largest tropical rainforest on the earth। ठीक है, इतने एरिया के साथ में ये अर्थ का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। द अमेजन जंगल, अमेजन जंगल इज फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। रिमार्केबल बहुत ही अनयूजुअल, सरप्राइजिंग बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता है वहाँ पर।
हार्बरिंग एन एस्टोनिशिंग एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड। अब यहाँ देखो, ये बोल रहा है कि अमेजन जंगल के अंदर रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी है और बहुत सारे एरे ऑफ प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज होना ही क्या हो गया, एक तरह से बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो जीव है उनमें बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव हैं, प्लांट्स भी अलग अलग तरह के हैं, एनिमल्स भी अलग अलग तरह के हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन में यहाँ आया 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्लेम्ड की। अक्लेम्ड होता है किसी की प्रेज करना, ठीक है। अक्लेम्ड के साथ में हम फॉर प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, एज यूज करते हैं, ठीक है। हिज वर्क वॉज अक्लेम्ड एज अ मास्टरपीस। अक्लेम्ड हो गया प्रशंसा करना, ठीक है। तो यहाँ अक्लेम नहीं आएगा। ग्रेट फॉर, ग्रेट फॉर समटाइम यूज होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेट है, लेकिन ये महानता की बात नहीं कर रहा है, ये फेमस होने की बात कर रहा है कि वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है, इस चीज़ के लिए वो फेमस है। तो ये भी नहीं आएगा, इररेलेवेंट हो गया। प्रीएमिनेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही शानदार, आउटस्टैंडिंग। तो प्रीएमिनेंट के साथ भी फॉर यूज नहीं होता है। फॉर प्रेपोजिशन यूज होता है रिनाउंड के साथ। किसके साथ में? रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब क्या होता है? फेमस, वेल नोन, फेमस है बहुत, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। जैसे शी वॉज, वो जानी जाती थी, रिनाउंड, शी वॉज रिनाउंड फॉर हर पेशेंस। उसके अंदर इतना पेशेंस है कि उसके पेशेंस के लिए फेमस थी वो। तो रिनाउंड के साथ में क्या आ गया स्टूडेंट्स? फॉर। सो राइट आंसर यहाँ पर ग्रामेटिकली फॉर की कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? रिनाउंड। क्लियर? नेक्स्ट, द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल। डेंस मतलब घना, डेंसिटी, जिसमें बहुत पास पास बहुत सारा वेजिटेशन है। जंगल क्रिएट्स अ, अगर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे वेजिटेशन होगा, तो वो जगह अपने आप में बहुत लाइवली हो जाती है, ठीक है, लाइवली, एनिमेटेड सी लगती है। क्रिएट्स अ, फिलिंग द ब्लैंक, अ आया है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। अब देखो, इस तरह के स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले तो उसमें देखना इकोसिस्टम क्या है, नाउन है। अब इकोसिस्टम की को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ कॉम्प्लेक्स आया है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है? एडजेक्टिव है। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, और कैसा इकोसिस्टम है? ये एक और एडजेक्टिव है, ध्यान से समझो। नाउन एक है, हमें दो एडजेक्टिव, उस नाउन की विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव चाहिए। एक एडजेक्टिव कॉम्प्लेक्स हो गया और दूसरा एडजेक्टिव हमसे पूछा है। क्लियर? अब ये दूसरा एडजेक्टिव है, ये हमें पता चल रहा है क्योंकि ए बोला है, ए अ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम एक है, उसकी विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव है। यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ आना चाहिए एडजेक्टिव। विगर आपका नाउन है तो ये नहीं होगा, फुल ऑफ एनर्जी, विगर नाउन। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आएगा। क्लोज टेस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो क्लोज टेस्ट के 10 स्टेप है वहां पर भी समझाया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रोल से भी आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। आपको वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिलिंग द ब्लैंक के साथ में मैच करना है और समझना है, देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं लैविश। लैविश का मतलब होता है बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जूरियस। ठीक है, तो इसकी बात नहीं हो रही है। वेजिटेशन के लिए हम देखें तो वाइब्रेंट और स्पिरिटेड, ये दोनों सिनोनिम है। स्पिरिटेड ये आप बोल सकते हो रेड हेरिंग, ये रेड हेरिंग हो गया, ठीक है। विगर क्या हो गया? ग्रामेटिकली रोंग हो गया। लैविश इररिलेवेंट हो गया। अब देखो, वाइब्रेंट और स्पिरिटेड, स्पिरिटेड भी होता है फुल ऑफ एनर्जी, वाइब्रेंट भी होता है फुल ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, लाइवली, जो बहुत लाइवली है, एनर्जी है तभी तो वो लाइवली होगा। एनिमेटेड है मतलब लाइफ है, एनिमेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ हम देखें तो सही वर्ड होगा वाइब्रेंट। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है,
स्पिरिटेड जैसे पर्सन के लिए आ सकता है, डिस्कशन के लिए आ सकता है, जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है उस कॉन्टेक्स्ट में। बट वाइब्रेंट यूज होगा क्योंकि उस इकोसिस्टम को हम लाइवली बताना चाह रहे हैं। और वो लाइवली क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन है, डेंस वेजिटेशन है, तो वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो वो जगह बहुत ही लाइवली ब्रिलियंट सी हमें लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट। नेक्स्ट, supporting countless species and providing crucial ecosystem services such as carbon sequestration का मतलब separation है and climate regulation है। अब जहाँ plants ज़्यादा होंगे obvious है वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी, जो climate है वो regulation रहेगा, ठीक है। It is also home, ये home है, it is also home। तो जो हमारा घर होता है, हम जहाँ के रहने वाले होते हैं, हमारा जो घर होता है वो हमारा क्या होता है? नेटिव प्लेस होता है, स्थानीय, लोकल, ठीक है। ये घर है किसका? फिलिंग द ब्लैंक कम्युनिटीज का, दैट हैव थ्राइव्ड, जो बड़ी हैं, थ्राइव्ड मतलब बढ़ना, ठीक है, प्रॉस्पेरस के सेंस में आता है। विद इन इट्स रिच कन्फाइंस 4 सेंचुरीज, जो सेंचुरीज से इसके रिच कन्फाइंस की वजह से वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व रख रही हैं। एंड डीप कनेक्शन टू द लैंड, और उनका लैंड के साथ में क्या है? डीप कनेक्शन है। क्लियर? अब देखो, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक जैसे फ्रूट्स है या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं जिसमें आर्टिफिशियली कोई चीज़ ऐड नहीं की है, वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कम्युनिटीज़ तो हो नहीं सकता, इररेलेवेंट है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, तो प्राचीन नहीं है ना, वो तो अभी बोल रहा है कि अभी घर है, प्रेजेंट में इज है। तो प्राचीन जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन हो सकता है, तो एंशिएंट तो नहीं होगा, ये भी रेलेवेंट हो गया। लेट का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। राइट आंसर होगा इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? स्थानीय। जैसे इंडिजिनस पीपल हो सकते हैं, इंडिजिनस लैंग्वेज हो सकती है, इंडिजिनस पीपल्स, इंडिजिनस लैंग्वेजेस, वैसे ही क्या हो गया है? इंडिजिनस कम्युनिटीज। क्लियर है बच्चे? हाँ, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। जंबल्ड यहाँ आए नहीं थे, पैसेज और क्लोज टेस्ट ही आए हैं पेपर में, सीपीओ के पेपर में। पैसेज, क्लोज टेस्ट और जंबल्ड तीनों के लिए अपनी जो बुक आती है आपको पता ही होगा। आप बहुत डिटेल से प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रीवियस ईयर की, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट भी चाहते हो, गलत ऑप्शन है तो वो क्यों है, सही है तो क्यों है, डिटेल एनालिसिस के साथ इन तीनों में दिया है। और सभी में प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट पैटर्न के सारे जंबल, क्लोज टेस्ट और पैसेज को सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो ये बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में लैक करते हो, अगर कॉम्प्रीहेंशन आपकी कमी है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी पार्ट में, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये एक बार पूरा आपको पैसेज पढ़ना है पॉज करके, ठीक है। एक ही स्लाइड में आ गया है ये। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले हमें एक बार क्वेश्चन पे नज़र लगा लेनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, विच रियल लाइफ सिचुएशन कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन जो कि पैसेज को देखकर इन्फर की जा सके, अनुमान लगाया जा सके। अनुमान लगाना है हमें, यानी कि पैसेज को हमें पूरा ध्यान से पढ़ना है, उसमें से हमें इन्फ्रेंस भी निकालना है, पहली चीज। दूसरा, स्ट्रक्चर क्या है पैसेज की, क्रोनोलॉजिकल है, कॉज एंड इफेक्ट है, प्रैग्मेटिक है, कंपेयर है या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। फिर एंटोनिम पूछ लिया इफेक्टिव का। हाँ, फिर है मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल पूछा है। अभी जो पैटर्न चल रहा है एसएससी का, उसमें वो मेनली जो 5 या 4 क्वेश्चन पूछता है, उसमें एक तो वो टाइटल, थीम, टोन, 1 या 2 टाइटल पूछेगा, थीम या टोन में से एक चीज़ पूछ लेगा, और एक सिनोनिम एंटोनिम ज़रूर पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सम अप करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो स्टेटमेंट जो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है वो हमें बताना है,
क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड आवर रिसर्च, हमने स्टार्ट की हमारी रिसर्च इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस बाय स्टडिंग अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक। स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक जो था क्या, उस पर रिसर्च किया है हमने, किस पे? ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल एक्सीलेंस बाय ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस। वी फिगर्ड दैट, हमने ये फिगर आउट किया कि इफ वी कुड लर्न, अगर हम ये सीख सकें, वाई सर्टेन पीपल वर मोर इफेक्टिव देन अदर्स, क्यों कुछ लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, जैसे क्या होता है, किसी कंपनी में 2 लोग काम करते हैं, सेम पोस्ट पे, सेम सैलरी पे, सेम टाइम पे, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि एक आदमी बहुत अच्छा कर रहा है उसी टाइम पे, उसी जगह पर, और एक उससे कम कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, वी कुड लर्न एग्जैक्टली what they did, clone it and pass it on to other. We could learn exactly, हम exactly उसको समझ लिया, अगर हमने समझ सके तो what they did, कि वो क्या करते हैं, उनमें ऐसा क्या है, तो हम उसको क्लोन, जैसे क्लोन करके साइंस में होता है ना, जीन ट्रांसफर करके क्लोन कर सकते हैं और वही चीज़ दूसरे में पास कर सकते हैं। ठीक है, we asked people, हमने लोगों से पूछा, to identify, कि आइडेंटिफाई करो who they thought were their most effective colleagues, कि तुम्हारे सहकर्मी, तुम्हारे जो कॉलीग्स है, उनमें मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? इफेक्टिव अभी एंटोनिम मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एनर्जेटिक बोल सकते हैं, मोस्ट, एक तरह से जो इफेक्टिव का सेंस है यहाँ प्रोडक्टिविटी से, तो कौन है? इनफैक्ट ओवर द पास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में, वी हैव आस्क्ड 25,000 पीपल, 25 सालों में हमने 25,000 लोगों से पूछा, 25 सालों में हमने 25,000 लोगों से पूछा, टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स, कि आइडेंटिफाई करो इंडिविजुअल, किसी इंसान को, एक अलग इंडिविजुअल को उनके ऑर्गेनाइजेशन में, इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे किसी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो हमने उस कंपनी के लोगों से पूछा कि तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में उस इंसान को आइडेंटिफाई करके बताओ जो क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो द इंडिविजुअल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन हु कुड रियली गेट थिंग्स डन। वी वॉन्टेड टू फाइंड, हम फाइंड करना चाहते थे, दोज, उनको, हु जस्ट नॉट जस्ट इन्फ्लुएंशियल, जो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, बट हु वर फार इन्फ्लुएंशियल देन द रेस्ट। मतलब हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं जो दूसरों से ज़्यादा है, एक टाइम में एक जगह पे, लेकिन वो दूसरों से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ये हम जानना चाहते थे। क्लियर हो गया? अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, विच रियल लाइफ सिचुएशन कैन बी द मोस्ट इफ अप्रोप्रिएट टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पैसेज। सबसे पहला, इन्फ्लेशन, यहाँ इन्फ्लेशन वर्ड पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए, जो 5 कैटेगरी मैंने बताई है, पहले क्लास भी लिया है, आउट ऑफ पैसेज, रेड हेरिंग, फैक्चुअली रॉन्ग, टू शॉर्ट एंड टू ब्रॉड। ठीक है, ऐसी कैटेगरी जिसके बारे में, ऐसा ऑप्शन जिसके बारे में पैसेज में कहीं पर भी कोई भी बात नहीं हुई है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पैसेज। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की यहाँ पर कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस हैज़ डायरेक्ट, इन्फ्लेशन हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मॉरल्स एंड एथिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके बारे में पैसेज से हम क्या ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं, आउट ऑफ पैसेज। If we do something wrong to decent people, the same across to haunt us even after many years. ये बात सही बात है, अगर अच्छे लोगों से हम बुरा करेंगे तो वैसे भी किसी के साथ हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भगवान ऊपर देखता अच्छा नहीं होगा, इसलिए अच्छा करना है। तो लेकिन ये क्या पैसेज से पता चल रहा है? नहीं, आउट ऑफ पैसेज। People nowadays do not have patience and want quick success.
बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये ऐसी बात पैसेज में हुई है? क्या हम ये चीज पैसेज से अनुमान लगा सकते हैं? क्या हम ये चीज पैसेज से इन्फ्रेंस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि आजकल लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गया और वो जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तो ये हम पैसेज से तो नहीं अनुमान लगा सकते, ये भी आउट ऑफ पैसेज है। अब आंसर एक ही बच रहा है, जेसी इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय। आ गया इफेक्टिव वाला, जेसी एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है हुज वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स का मतलब वर्क जहाँ आप काम करने जाते हो तो वहाँ आप कैसे, वहाँ की क्या एथिक्स है, मतलब आपको काम करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कैन बी अ केस स्टडी टू लर्न मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस। बिल्कुल सही बात है, इसी के बारे में बात की है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर। क्रोनोलॉजिकल होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज हो, क्योंकि रूट वर्ड की बात करें तो क्रोन का मतलब होता है टाइम, ठीक है। अब ये हुआ, फिर ये एक सीक्वेंस होती है, तो वो तो नहीं है यहाँ। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण और उसका रिफेक्ट, उसका रिजल्ट, ये बात भी नहीं हो रही है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ना कंपेयर कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, राइट आंसर है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। अभी जो अप्रोच इन्होंने की है वो पूरी तरह से क्या है, प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट, इफेक्टिव। इफेक्टिव में देखो एंटोनिम पूछा है, डिनाइबल जिसको डिनाई किया जा सके, ये नहीं होगा। हारमोनियस यानी कि जो क्या हो, एग्रीमेंट में हो, हारमोनी में हो, ठीक है, सामंजस्य में हो, तो इफेक्टिव का हारमोनियस एंटोनिम नहीं होगा। फिर है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है जो जेंटल है, जो पोलाइट है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा फ्रूटलेस, जो अनप्रोडक्टिव है। तो इफेक्टिव जो प्रोडक्टिव है और फ्रूटलेस जो कि अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटल। अब देखो लर्न, क्लोन एंड पास आया था, लेकिन क्या ये टाइटल है? क्या टाइटल होता क्या है? टाइटल वो होता है जिसके लिए पैसेज बनाया गया है, जिसके बारे में पैसेज में पूरी तरह से बात हो रही है और जिसके चारों तरफ पैसेज घूम रहा है, घूमता जा रहा है। तो क्या लर्न, क्लोन एंड पास की तरफ पैसेज घूम रहा था? नहीं। डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ पैसेज घूम रहा था? नहीं। रिसर्च, ग्रांट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इसकी चारों तरफ घूम रहा था? नहीं। किसके चारों तरफ घूम रहा था? मोस्ट इफेक्टिव कॉलीग्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बात हुई कि हम ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल एक्सीलेंस को, कि कौन वहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, उसी के बारे में पूरा पैसेज बनाया गया कि 25 सालों तक 25,000 लोगों की स्टडी करके उनसे क्वेश्चन पूछ के, तो जो टाइटल है वो क्या बनेगा? मोस्ट इफेक्टिव कॉलीग्स। ये देखो, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। ऐसे ही सारे आगे भी सेट्स करते चलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को अपना प्यार देते रहें, ठीक है। आगे चलते हैं। सम अप्स। सम पीपल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर मोस्ट इफेक्टिव वेज इन 25 ईयर्स। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके इफेक्टिव वेज 25 सालों में, मतलब फैक्चुअली रॉन्ग है ना, 25 सालों में फैक्चुअली रॉन्ग और आउट ऑफ पैसेज दोनों मिला हुआ है। 25 सालों तक उन्होंने 25,000 लोग जो कि मोस्ट इफेक्टिव थे उनसे पूछा है, तो ये तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, और वो भी मोस्ट इफेक्टिव है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। रिसर्च ग्रांट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज फॉर पर्सनल एक्सीलेंस। रिसर्च ग्रांट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज होना चाहिए पर्सनल एक्सीलेंस, ये भी आउट ऑफ पैसेज हो गया। इट टेक 25 years ऑफ रिसर्च टू मेक पीपल मोर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। अब उसने तो 25 साल तक रिसर्च किया है, ये नहीं बोला है कि 25 साल तक उसने रिसर्च करके लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। तो ये भी एक तरह से आउट ऑफ पैसेज और फैक्चुअली रॉन्ग का मिक्स पार्ट हो गया। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या? सम पीपल आर मोर इफेक्टिव। बिल्कुल पैसेज में बोला है कि कुछ लोग अपने साथ वाले से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एंड मोर इन्फ्लुएंशियल होते हैं दैन अदर्स टू गेट थिंग्स डन। ठीक है, कोई भी चीज़ करने में कुछ लोग दूसरों के कंपैरिजन में क्या होते हैं? ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और इसी के बारे में पूरा पैसेज घूम रहा था। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है बच्चे?
ये क्लास ए लेटर की आपने नहीं देखी है 1200 रूट वर्ड्स की, तो देख लेना। नेक्स्ट बी भी आ चुका है। इसी तरह से हम पूरी अवतार बुक को इसमें पढ़ेंगे, पूरी अवतार बुक इसमें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये हमारी बुक्स हैं जो कि अवेलेबल है, बैच है और फ्री स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल या नियॉन ऐप पे आपको अवेलेबल है। थैंक यू।